हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। आज हम इसमें पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर के जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जैसा नाम है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कि कंप्यूटर में मेनली बेसिकली जो है वो क्या क्या जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं, किस प्रकार से वो एक साथ मिलके काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए या आपके डाटा प्रोसेसिंग के काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो कि आज हम देखेंगे। कहीं पे भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का मतलब निकालेंगे या उस पर जाएंगे तो यही चीज़ सामने आएगी। किसी भी संगठन में उसके जो मूलभूत तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या क्या है और वो किस तरीके से मिलजुल के काम को अंजाम देते हैं। तो यही बात कंप्यूटर में भी लागू होती है। उसका जो है वो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसको आज हम देखेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा किन किन चीज़ों पे उनकी बात करें। एक तो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, क्या क्या जो मूलभूत कार्य है वो कंप्यूटर करता है या कंप्यूटर सिस्टम करता है, उसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन और उसके विभिन्न एलिमेंट्स या तत्वों के बारे में। फिर उन तत्वों में बात करेंगे तो इनपुट यूनिट और उसके फंक्शन, आउटपुट यूनिट और उसके फंक्शन, स्टोरेज यूनिट और उसके फंक्शन। फिर उसके बाद जो स्टोरेज है उसमें टाइप्स ऑफ स्टोरेज, कि आपकी जो स्टोरेज है वो कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से ये काम करती है। फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स में हमको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आगे चर्चा करेंगे, ये क्या है और क्या पर्पस इसका कंप्यूटर में रहता है। ऐसे ही कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कि कंप्यूटर एक सिस्टम के तौर पे किस प्रकार से काम करता है और क्या मतलब होता है कंप्यूटर का या किसी भी चीज़ का एक सिस्टम कहे जाने के पीछे, या किन स्थितियों में किसी चीज़ को सिस्टम कब कहा जाता है। तो बात करें सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर में परफॉर्म जो है लगभग हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे पहला है इनपुटिंग। इनपुटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंप्यूटर में किसी तरह का कोई आईक्यू या दिमाग या खुद डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए सब कुछ उसको बताना पड़ता है। अतः उसे कोई भी डाटा पे हम कोई काम करने के लिए कहेंगे, बताएंगे, तो साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि उस पर किस प्रकार से काम किया जाना है या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाए आपको जो रिज़ल्ट या परिणाम चाहिए उसके लिए। तो दो चीज़ें मेनली हम कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं, वो है डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को जो देने की प्रक्रिया है कंप्यूटर में, उस प्रक्रिया को हम इनपुटिंग कहते हैं या इनपुट देना कहते हैं। तो कंप्यूटर में हमको सबसे पहले इनपुटिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे प्राथमिक कार्य है कि आप उसको वो डाटा बताएं जिसे प्रोसेस करना है और वो इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश भी बताएं जिसके तहत या जिस प्रकार से उस डाटा को प्रोसेस किया जाना है, ताकि जो हमारा इच्छित परिणाम या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है या जो हमें चाहिए वो हमको प्राप्त हो सके। दूसरा कि आपने चलिए डाटा इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। तो हमको स्टोरिंग जो है उस पर भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन सॉरी जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उसको नो डाउट आगे हमको प्रोसेस करना है, लेकिन प्रोसेसिंग से पहले उसको हमको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो जो सेव करने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्टोरिंग। यानी इनपुटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरिंग का, कि उस डाटा को जो है वो मेमोरी के अंदर
मेमोरी, आगे हम बात करेंगे, मेमोरी या स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि आगे फर्दर हमको जो भी प्रोसेसिंग उस पर करनी है वो हम कर पाएँ। उसके बाद जब हमने स्टोर कर लिया तो उसके बाद हम उसके ऊपर जो तरह तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है या जो भी आपके ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं या आपके जो उसमें रूपांतरण करना है ताकि हम उस इनपुट में दिए गए डाटा को दी गई इंस्ट्रक्शन के तहत जो है डिज़ायर्ड या इच्छित परिणाम में बदल सके। तो वो जो रूपांतरण या क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अंजाम दी जाती है। उसके लिए जो ज़रूरी गणितीय ऑपरेशन हो, चाहे आपके लॉजिकल ऑपरेशन हो, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपके या गणितीय ऑपरेशन में जैसे सब ऐड करना, कहीं पे सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब ऑपरेशन जो है वो होंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके जैसे दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या बराबर है, इस तरह के ऑपरेशन है। तो कंप्यूटर तरह तरह के ऑपरेशंस करने में सक्षम या संक्रियाएँ करने में सक्षम होता है। तो वो प्रोसेसिंग के दौरान दिए गए निर्देशों के तहत अंजाम दी जाती हैं ताकि हमें हमारा इच्छित परिणाम मिल सके। तो उसके बाद जो है मैंने कहा पहले इनपुटिंग, आपने डाटा इंस्ट्रक्शन दी, उसको देन स्टोर किया गया, सेव किया गया, और सेव करने के बाद थर्ड नंबर पे उस पर प्रोसेसिंग या उसके अंदर किसी प्रकार का संशोधन या क्रियान्वयन या किसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद आता है आउटपुटिंग। जब प्रोसेसिंग हो गई, हमारा रिज़ल्ट तैयार हो गया, तो बात आएगी उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे तक पहुंचाना ताकि हम उसको समझ सके, इस्तेमाल कर सके। तो वो होता है आउटपुटिंग। तो प्रोड्यूसिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन और रिज़ल्ट्स, ये रिज़ल्ट हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट के तौर पे भी दिए जा सकते हैं प्रिंटर के द्वारा, स्क्रीन पे भी दिखाए जा सकते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से जमाने के बाद ये स्क्रीन पे हम उसको देख पाएँ। तो विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, कई मोड हो सकते हैं। तो लेकिन आउटपुटिंग जो है वो लगभग सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है ताकि जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो हम तक पहुंच सके, ताकि हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो ये एक तरीके से आखिरी स्टेप होता है आपके बेसिक ऑपरेशंस में कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिलीवर किए जाएं, दे दिए जाएं किसको, जो उसको यूज़र है, ये उसको जो यूज़ करने वाला है, जो उसको कंप्यूटर को काम करने के लिए देता है, उस तक पहुंचा दिए जाएं। और एक स्टेप और है जो अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप पहला, बीच का या आखिरी कहीं पे फिट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा स्टेप है जो शुरू से लेके आखिर तक हर स्टेप में, हर लेवल पे पैरेलल में चलता रहता, समानांतर चलता रहता है। दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, क्योंकि कंप्यूटर को जब हम इनपुट देंगे, चलिए कीबोर्ड से दे रहे हैं, माउस से दे रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें उसको सेव या स्टोर किया जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट आएंगे। तो आप देखेंगे बीच बीच में तरह तरह की जो अलग अलग डिवाइस है, कभी कभी कीबोर्ड काम कर रहा है, कभी डाटा रैम में या हार्ड डिस्क में जा रहा है, कभी स्क्रीन पे आ रहा है, प्रिंटर काम कर रहा है आउटपुट के लिए। तो आपके तरह तरह के डिवाइसेस हैं, बीच में तरह तरह के ऑपरेशंस हैं। तो इन सब के बीच में तालमेल जो है, तालमेल बिठाना, उनमें एक सीक्वेंसिंग कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। जैसे आप समझिए जैसे ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक जो है आ रहा जा रहा है, लेकिन उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए, आप देखेंगे कि नियम कायदे बने होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, या कई बार ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा होता है किसी चौराहे पे, कहीं ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती है ताकि उस ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके, कौन कब उस चौराहे पे आगे मूव करेगा, कब कौन रुका रहेगा, कब किसकी बारी आएगी। सभी वो जो निर्देश हैं वो कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, चाहे वो पुलिस वाला कर रहा हो, चाहे वो लाइट सिस्टम हो आपका ट्रैफिक लाइट्स का, तो जो भी हो वो पूरे उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर में भी जो है वो आपका डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच
all of the above operations are performed, all of the above में इनपुटिंग भी आ गया, आपका सेविंग या स्टोरिंग भी आ गया, उसके बाद प्रोसेसिंग भी आ गया, आउटपुट आ गया। तो इन सभी में सीक्वेंस बनाए रखना, इसमें भी तरह तरह की डिवाइसेस का कंप्यूटर से जो है वो इंटरेक्शन, या कंप्यूटर में कब कौन कैसे काम करेगा, ये सब कुछ तय होता है कंट्रोलिंग से। और इसके लिए एक खास तरह का एक कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो कि आगे हमारा इस लेक्चर में आएगा। तो कंट्रोलिंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी अगर कंट्रोलिंग नहीं हो तो आगे की जो 4 प्रक्रिया हैं, चाहे वो इनपुटिंग हो, चाहे वो स्टोरिंग हो, चाहे वो आपके प्रोसेसिंग हो और आउटपुटिंग हो, वो कोई भी जो है काम नहीं कर पाएगी कंट्रोलिंग के। ये वैसा ही है, कोई देश है अगर उसमें सरकार नहीं है तो बिना सरकार के कोई देश व्यवस्थित ढंग से किसी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए कंट्रोलिंग जो है वो गवर्नमेंट या सरकार के जैसे काम करता है, जो नियम कायदे या कानून की बात करता है कि कब कौन सी चीज़ किस तरीके से की जा सकती है, किस क्रम में की जा सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे कंप्यूटर में कंट्रोलिंग यूनिट से आएगा, जैसा कि किसी देश में सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है या कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका काम और एक तरीके से कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो देखिए इसमें जो डायग्राम है, अगर इसको आप देखें तो इसमें यहाँ पे ये देखिए सबसे आगे है इनपुट यूनिट, और इस इनपुट यूनिट के माध्यम से ही देखिए प्रोग्राम और डाटा एंटर करता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये जो है वो एंट्रेंस है, यहां से आपका प्रोग्राम और डाटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट के माध्यम से। उसके बाद ये देखिए ये स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज का मतलब होता है जो डाटा को सेव करता है या डाटा को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाता है, वो है स्टोरेज यूनिट। नो डाउट इसमें 2 पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हम आगे बात करेंगे उनके डिफरेंस की। बट यहाँ पे डाटा जो है वो आपका स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि उस पर आगे फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। प्रोसेसिंग करने के लिए देखिए ये जो है वो पार्ट है प्रोसेसिंग करने के लिए, जिसमें मेन 2 कंपोनेंट है, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है कंट्रोल यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये आपका तरह तरह की जो गणितीय या जो तार्किक गणनाएं हैं वो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा अंजाम दी जाती हैं, जो भी जरूरी संक्रियाएं हैं या ऑपरेशंस हैं आपके प्रोग्राम के तहत। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो मैंने कहा कि सारे ऑपरेशंस को, सारे सिस्टम को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल जो है उसमें नियंत्रण जो है वो स्थापित करना, सीक्वेंसिंग बनाए रखना, है ना, उसके सुचारू जो कार्य करने या सुचारू रूप से आगे बढ़ने को सुनिश्चित करना, वो कंट्रोल यूनिट द्वारा जो है वो तय किया जाता है, निश्चित किया जाता है। और जब डाटा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद फाइनली यहाँ से आपका डाटा जो है वो आउटपुट के तौर पे आएगा, और ये यहाँ से एग्जिट, ये एग्जिट है और ये आपको इंफॉर्मेशन और रिजल्ट में मिलेगा। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो पहले देखिए डाटा यहाँ से आना शुरू होगा, इनपुट यूनिट के माध्यम से ऐसे चलेगा और ये जाएगा स्टोरेज यूनिट में। सॉरी, स्टोरेज यूनिट में जो 2 ब्लॉक बताए गए हैं अलग अलग स्टोरेज यूनिट में, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी स्टोरेज। तो टेम्परेरी स्टोरेज जो होता है या वर्किंग मेमोरी होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है, जिसको हम रैम जिसके अंदर आती है, रैम के अलावा रोम भी होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें सारी कैलकुलेशन या गणनाएं कंप्यूटर द्वारा की जाती है। लेकिन परमानेंट स्टोरेज के लिए तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है, ताकि जब भी आप
कोई भी डाटा को या प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो आपका अल्टीमेटली इनपुट डाटा आएगा स्टोरेज में, और उसमें भी कंप्यूटर जो इंटरेक्ट करेगा। देखिए ये है मेन आपका जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा, जो आपके कंप्यूटर का हम कहते हैं ब्रेन है या सर्वे सर्वा है, वो आपका है ये यूनिट। और सबसे मैंने कहा महंगी, पेचीदा, जटिल जो भी कहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो यही होता है। सारा काम ये यूनिट ही अंजाम देती है। तो यहाँ पे सारी गणनाएं होंगी, और ये हमेशा प्राइमरी स्टोरेज से, ध्यान रखना स्टोरेज में भी दो है, प्राइमरी सेकेंडरी। जो आपका सीपीयू होता है वो कभी भी सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरेक्शन नहीं करता है। सेकेंडरी जैसे हार्ड डिस्क है फॉर एग्जांपल, तो कभी भी आपका सीपीयू हार्ड डिस्क से डाटा रीड नहीं करता है या हार्ड डिस्क से डाटा नहीं लेता है। वो हमेशा रैम से या प्राइमरी स्टोरेज से ही डाटा और प्रोग्राम को रीड करता है। इसलिए जब भी हम कोई प्रोग्राम को या ऐप को चलाते हैं तो पहले वो रैम में लोड होती है, उससे पहले वो हार्ड डिस्क में या आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है, फिर उसको रैम में लाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज या मेमोरी में आने के बाद आपका जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो उस पर वर्कआउट करता है। तो वो प्राइमरी स्टोरेज से आपके डाटा को, आपके प्रोग्राम को पिक करके लाएगा, उठा के लाएगा कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। और सीपीयू के अंदर लाने के बाद उस पर जो जरूरी कार्रवाई है, जरूरी ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म किया जाएगा, उनको अंजाम दिया जाएगा। और उसके बाद उसको जो है, और उस दौरान बीच बीच में जो कई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जैसे मान लीजिए आपको किसी की डिवीज़न निकालनी है तो आप पहले उसका टोटल निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो बीच बीच में कई तरह के और जो आंतरिक परिणाम है उनको बार बार जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में वापस से स्टोर किया जाता है, फिर वापस से लोड करके फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। फिर तो इसमें बार बार कई बार जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान प्राइमरी स्टोरेज से डाटा लाया और ले जाया जाता है, वापस स्टोर किया जाता है। तो ये बार बार चलता रहता है जब तक कि फाइनल या आखिरी प्रोसेसिंग ना हो और उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट या परिणाम जनरेट नहीं हो। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड परिणाम आ जाता है, उसके बाद वो आपके वापस से सीपीयू में ले जाने के बजाय स्टोरेज से भेजा जाता है कहाँ पे, आउटपुट यूनिट पे। उस आउटपुट यूनिट में आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो सकता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, आपके प्रिंटर का प्रिंट आउट हो सकता है, जो भी है वो आउटपुट यूनिट पे जाएगा और वो आउटपुट यूनिट उसको डिलीवर करेगी किसको, आपके जो बाहरी दुनिया में जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, चाहे कोई दूसरी मशीन हो जो उसको इस्तेमाल कर रही हो। तो जो आपका यूज़र है वो यहाँ से शुरुआत भी यूज़र से, जो डाटा दिया, प्रोग्राम दिया, वो भी यूज़र कहेंगे जिसने दिया, जिस आदमी या जिस मशीन ने, और अंततः जो परिणाम जाएंगे वो भी यूज़र के पास जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है डायग्राम मैंने आपको दिखाया, और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं दो तरह की लाइनें थी। एक तो मैं ये इसमें मिटा देता हूँ, एक तो थी सॉलिड लाइनें। देखिए सॉलिड लाइनें वो जो कि बिना डॉट डॉट के हैं। तो बिना डॉट डॉट वाली जो लाइनें हैं वो डाटा के फ्लो को बता रही है, डाटा या प्रोग्राम के फ्लो को, यानी कोई डाटा जो है, जैसे यहाँ पे ये सॉलिड लाइन, देखिए ये सॉलिड लाइन है, यहाँ पे ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, और फिर डॉटेड लाइनें हैं। देखिए ये डॉटेड लाइनें हैं, ये यहाँ पे, ये देखिए जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइनें जो बता रही है वो बता रही है आपके कंट्रोलिंग को, कि कंट्रोल यूनिट जो है वो आप देखिए इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल कर रही है, प्राइमरी स्टोरेज से भी इंटरेक्ट कर रही है, आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल कर रही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को भी तो कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करती है। कब किसकी बारी में, किस सीक्वेंस में क्या कार्य संपादित होना है, वो सारा कंट्रोल यूनिट जो है वो तय करती है। इसलिए उसको सभी से इंटरेक्ट या आपका वार्तालाप करना कह दीजिए, या उसको कंट्रोल करना कह दीजिए, या उसको नियंत्रित करना, जो भी है वो करती है। और डाटा का सीक्वेंस जो है वो पहले इनपुट यूनिट में कहाँ से आया, इनपुट यूनिट में आया, फिर कहाँ गया, स्टोरेज में गया, फिर कहाँ गया,
आपके सीपीयू में गया, फिर बार बार में आता जाता रहा, सेकेंडरी से प्राइमरी में आता है, फिर प्राइमरी से अंदर आपके सीपीयू में जाता है, ये सब बताया गया। फिर फाइनल रिजल्ट कहाँ गए आपके स्टोरेज यूनिट से आउटपुट यूनिट में गए, फिर आपके इस तरीके। तो जो सॉलिड लाइनें हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं वो बता रही हैं इंस्ट्रक्शन और डाटा के फ्लो को, और जो डॉटेड लाइनें हैं आपके इस डायग्राम में वो बता रही हैं आपके कंट्रोल जो एक्सरसाइज है या कंट्रोलिंग जो है उस मैकेनिज्म को। तो ये आपका डायग्राम है कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें अगर एक एक यूनिट की अलग अलग बात करें, हालांकि वो हम बात कर चुके हैं, तो शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि आपके इनपुट यूनिट जो है वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन और डाटा को रीड करती है या एक्सेप्ट करती है, कहाँ से, बाहरी दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से लेती है। फिर एक बात समझिएगा, आउटसाइड वर्ल्ड से आप जो डाटा दे रहे हैं वो आप शब्दों में दे रहे हैं, अंकों में दे रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर मैं बता दूं आपको वो हमारी भाषाएं नहीं समझता है। हम क्या चीज़ दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी जो अंदरूनी भाषा होती है, कंप्यूटर की अंदरूनी भाषा को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और ये मैं बता दूं आज आपको, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। 0 और 1 की लैंग्वेज का मतलब सिर्फ उसके पास एक ऐसी भाषा है काम करने के लिए और समझने के लिए जिसमें 2 ही आपके अक्षर होते हैं, 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, 0 और 1, 2 ही सिंबल को वो समझता है। और हर चीज़ को वो 0 और 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ही उस पर कोई ना कोई काम अंजाम दिया जा सकता है। तो ये जो इनपुट हम देते हैं, हम तो शब्दों में भी देते हैं, अंकों में भी देते हैं, तरह तरीके से देते हैं। तो पहले इनपुट यूनिट क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी किसमें, 0 और 1 की लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये जिम्मेदारी जो है वो आपके इनपुट यूनिट की, जो कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म जो है वो है आपके बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझना कि इनपुट यूनिट केवल डाटा या इंस्ट्रक्शन ले ही नहीं रही, केवल उसको उस जरूरी लैंग्वेज में या कंप्यूटर द्वारा समझने या समझे जा सकने वाली लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में भी उसको परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, ये जिम्मेदारी होती है इनपुट यूनिट की। और फिर जो है वो कन्वर्ट करने के बाद वो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन और डाटा को सप्लाई करती है किसको, कंप्यूटर सिस्टम को आगे, ताकि कंप्यूटर सिस्टम उस पर वर्कआउट कर सके, जरूरी कार्रवाई अंजाम दे सके। तो ये महत्वपूर्ण काम है इनपुट यूनिट के। देन आप बात करें कि आउटपुट यूनिट जो है वो क्या करती है, तो आउटपुट यूनिट उसका उल्टा कैसे, कि उसके पास जो रिजल्ट आएंगे, देखिए कंप्यूटर फिर वही बात कर रहा हूँ, सारा काम बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 के रूप में करता है। तो जो रिजल्ट भी तैयार होंगे, आखिरी परिणाम आएंगे, वो भी 0-1 की फॉर्म में आएंगे। अब ये 0-1 के रूप में अगर सारे परिणाम आए, हर चीज़ को 0-1 के रूप में लिखा गया और हमको दिया गया, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मेरे फॉर एग्जांपल में क्या किसका नाम लिखा हुआ है, मेरे पिताजी का नाम क्या लिखा हुआ है, इसमें टोटलिंग कितनी है, मेरे परसेंटेज कितने, डिवीजन, फॉर एग्जांपल मार्कशीट का प्रोग्राम अगर है, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे द्वारा जो लैंग्वेज समझी जाती है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अंदर परिणाम आए। तो ये फिर आउटपुट यूनिट की जिम्मेदारी है कि वो उस बाइनरी लैंग्वेज के परिणामों को हमको वापस से बदल के दे किसमें, जिसको कि हम समझ सकते हैं। तो आपका जो आउटपुट यूनिट है वो एक्सेप्ट करती है रिजल्ट को, जो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो उसको लेती है, फिर कन्वर्ट दीज कोडेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म, यानी फिर वो उसको कन्वर्ट करती है उस भाषा में जो कूट रिजल्ट या कूट संकेतों में जो रिजल्ट उसको मिला है कंप्यूटर से, उसको बदला जाता है उस भाषा में, हिंदी, इंग्लिश या जो भी है जिसको कि हम समझते हैं। और फिर जो है उन रिजल्ट को सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है बाहरी दुनिया को, यानी कि हमको। तो आउटपुट यूनिट जो है वो इनपुट यूनिट के बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती है, अंदर से बाहर की ओर। सॉरी। इसके बाद बात करें स्टोरेज यूनिट की, तो स्टोरेज यूनिट का काम है डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करना, स्टोर करना, ताकि आगे उसको
बार बार हमको इनपुट में नहीं देना पड़े, क्योंकि देखिए अगर आप इनपुट देंगे और कंप्यूटर उसको कहीं स्टोर या सेव नहीं करेगा तो वापिस से वो अगर भूल जाएगा तो बार बार आप वैल्यू देते रहिए, डाटा देते रहिए, तो ऐसा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो होता ही है कि जब इनपुट यूनिट से हम डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले उसको स्टोर कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है। ये वैसा ही है, किसी आदमी से हम काम करवाना चाहते हैं, उसको बहुत सारे दिशा निर्देश और आंकड़े देते हैं, तो वो क्या करे, उसको डायरी में नोट कर ले, ताकि उसे बार बार हमसे पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस पे करना है, ये सारी बातें नोट कर ली जाए। तो ऐसे ही समझिए कि कंप्यूटर में वो नोट करने की जो प्रक्रिया है वो है स्टोरिंग या सेविंग। तो उसको स्टोर कर लिया जाता है आपके कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट के अंदर, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो गणनाएं की जाती हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, एक गणना करी, उसी से आखिरी जो है रिजल्ट आ गया। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जैसे मार्कशीट का प्रोग्राम है, आपने इनपुट में अपने मार्क्स दिए और सीधा एक ऑपरेशन लगाए झटके में और आपका डिवीज़न आ जाए। उसमें कई प्रक्रियाएं होंगी, टोटलिंग भी निकलेगी, परसेंटेज भी निकलेगा। तो जो ये बीच की जो इंटरमीडिएट या मध्यस्थ गणनाएं हैं, है ना, तो इन बीच की गणनाओं को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो आंशिक परिणाम है, आखिरी परिणाम नहीं है। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, स्टोरेज यूनिट चाहिए, ताकि हम उसको वापस से फिर काम में लेंगे, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर वापस से स्टोर करेंगे, फिर काम में लेंगे, फिर स्टोर करेंगे। तो जब तक आखिरी परिणाम नहीं आएगा, जब तक हम बार बार क्या करते रहेंगे, स्टोरेज यूनिट में गणना करके उसको स्टोर करते रहेंगे। जैसे वही रफ कॉपी में हम करते हैं कि जोड़ा, पहले एक रिजल्ट आया उससे टोटलिंग लिख दी, फिर टोटलिंग लिया, उसको डिवाइड बाय जितने आपके टोटल मार्क्स कितने हैं या मैक्सिमम मार्क्स कितने इंटू 100 से निकल परसेंटेज निकला, फिर उसको लिखा। तो बीच बीच में जो परिणाम आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, उनको भी हमको स्टोर करना पड़ता है आपके स्टोरेज यूनिट में। और फिर आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, तो फाइनल रिजल्ट्स भी जो प्रोसेसिंग के बाद आते हैं तो वो भी आपके स्टोरेज यूनिट में रखे जाएंगे, क्योंकि जब स्टोर किए जाएंगे, रखे जाएंगे, तभी तो आउटपुट डिवाइस के पास भेजे जाएंगे। हमारे पास अगर फाइनल रिजल्ट हमने स्टोर ही नहीं किए, सेव ही नहीं किए, तो आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, स्क्रीन पे दिखेगा कैसे। तो पहले उसको स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट सेव हो गया, फिर कंट्रोल यूनिट डायरेक्शन देगी, दिशा निर्देश देगी आपके कहीं ना कहीं सिस्टम को कि वो अब परिणाम जो है वो भेज दिए जाए आउटपुट यूनिट के ऊपर। तो आपके चाहे वो इनिशियल इनपुट डिवाइस से आने वाले डाटा इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो और चाहे फाइनल रिजल्ट्स हो, उन सब को आपके स्टोरेज यूनिट में सेव किया जाता है। स्टोरेज यूनिट में फिर बता दूं आपको, दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में मेनली होती है आपके सिस्टम की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब में रैम होती है। एक और दूसरा पार्ट भी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये अलग है, इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। बट मेन जो है वो आपका रैम है। तो सारी गणनाएं जो होती है मेनली, और या कंप्यूटर जो समझ लीजिए, जो सीपीयू आपका है, मेन ब्रेन है कंप्यूटर का, वो हमेशा प्राइमरी स्टोरेज या रैम से ही इंटरेक्शन करता है, उसी से ही वार्तालाप करता है, या उसी से ही कोई भी चीज़ रीड और राइट उसमें कर पाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो परमानेंट स्टोर के लिए होती है, जैसे हार्ड डिस्क, उससे कभी भी आपका सीपीयू इंटरैक्ट नहीं करता है। तो आपके जो डाटा या प्रोग्राम जो होता है वो आपके रैम में स्टोर होता है, प्राइमरी स्टोरेज जो है। फिर आपका जो डाटा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है, वो आपके रैम में स्टोर होते हैं। और ख़ास बात ये होती है रैम से ही क्यों, हार्ड डिस्क से क्यों नहीं हम ऑपरेशन करवाते, या हार्ड डिस्क से क्यों नहीं सीपीयू रीड राइट करता डाटा को। तो उसका रीज़न है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, रैम होता है, वो फास्ट होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो स्लो, आपका जो है वो स्लो होता है, स्लो मतलब धीमा होता है। और चूंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, तो अगर वो हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरेक्ट करेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए रैम को रखा जाता है। और रैम की जो मात्रा है कंपैरेटिवली वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत कम होती है, और वो महंगी भी होती है। और यही कारण है महंगी होने का, क्योंकि वो फास्ट होती है। तो आपके जो रैम है या प्राइमरी स्टोरेज है वो फास्ट होती है, स्मॉल होती है और एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली सेकेंडरी स्टोरेज। फास्ट इसीलिए जो है वो सीपीयू से जो इंटरेक्ट करता है, उससे कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन करता है।
स्मॉल होती है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में, और कहीं ना कहीं बहुत बहुत महंगी होती है। इसलिए जो आपका रैम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने के लिए, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए बिना रैम के किसी तरह की कोई गणना आपके कंप्यूटर में संभव नहीं है। भले ही आपने कितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज लगा ली, कितनी भी हार्ड डिस्क लगा ली, कितनी भी आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी हो, 64 GB हो, 128 GB हो, 256 GB हो, कितना ही मेमोरी कार्ड लगा लो, अगर रैम नहीं है या रैम कम है तो आपके सिस्टम में दिक्कतें आएंगी। इसलिए रैम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपकी मेमोरी एक तरीके से है, जिसकी वजह से आपकी ऐप्स या आपके कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम्स रन हो पाते हैं। और एक चीज़ जो और है वो है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है चंचल वैसे तो, बट यहाँ पे वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर रैम में कोई डाटा पड़ा है और अगर लाइट गई, या आपने लाइट कैसे जाएगी, या तो आप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आपने स्विच ऑफ कर दिया, लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को आपने बंद कर दिया, या एकदम से लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, आपका मोबाइल बंद हो गया, तो ध्यान रखिए रैम में जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय एक तरीके से हट जाएगा वहाँ से। और फिर वापस से आप चार्ज करोगे, स्टार्ट करोगे, तो नो डाउट वापस से रैम में चीज़ें लोड की जा सकती है। कहाँ से? सेकेंडरी स्टोरेज से। लेकिन प्राइमरी मेमोरी या रैम में डाटा तभी तक रहेगा जब तक उसमें लाइट रहेगी, करंट रहेगा। जैसे ही उसमें चार्ज खत्म, लाइट गई, आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, आपने कई बार सुना हो, तो ये हिदायत दी जाती है कि जो काम करे उसको सेव करिए, है ना। कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम कहते हैं सेव करिए। सेव क्यों करिए? अगर आप सेव नहीं करेंगे, बीच में लाइट चली गई या कुछ गड़बड़ हो गई और कंप्यूटर सिस्टम आपका बंद हो गया, तो आपने जो काम किया था वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेव करने से क्या होता है कि वो जो आप काम कर रहे हो, जो डाटा जो है वो आपका हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। और उसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा होता है वो परमानेंटली आपका स्टोर रहता है। तो ये आपका जो है, ये भी आपका प्रोग्राम और डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि परमानेंटली जो है वो आपका स्थायी तौर पे डाटा और प्रोग्राम स्टोर रहता है। चाहे आपका सिस्टम कुछ भी हो जाए, बंद हो जाए, लाइट चली जाए, आपका वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज में है तो। और ये चूँकि सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका नो डाउट अपना एक इस्तेमाल है, अपना एक पर्पज़ है, लेकिन ये प्राइमरी जो मेमोरी है उसकी तुलना में स्लोअर होती है। इसीलिए CPU इससे इंटरेक्ट या कम्युनिकेट नहीं करता है। इसकी कैपेसिटी लार्ज होती है। आजकल आप देखेंगे हार्ड डिस्क जो है वो TBs में आ रही है। आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ रही है ना। 64 GB के मोबाइल, 128 GB के मोबाइल, जो 256 GB के और उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के जो है मोबाइल्स आने लगे हैं। जो परमानेंट स्टोरेज है उसकी जो साइज़ होती है वो प्राइमरी स्टोरेज से बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपका ये चीपर यानी सस्ती होती है। और मेन बात है रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर। ये डाटा को पावर नहीं होने पे, विदाउट पावर, बिजली नहीं होने पे भी जो है वो स्टोर करके रख सकती है विदाउट पावर। और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में नो डाउट आपकी हार्ड डिस्क भी आती है, आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज भी आती है, आपका पेन ड्राइव है वो भी इसी का एक सेकेंडरी स्टोरेज का उपकरण है जो आपके बिना पावर के डाटा स्टोर रखता है। एक बार डाला और आप जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। CD या DVD जो है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज का ही उपकरण है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का अपना एक उद्देश्य है कि वो स्थायी तौर पे या परमानेंटली डाटा को या प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करके रखते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में ये आपका जो होता है स्लो होता है, कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा होता है और सस्ता होता है। और स्लो होने की वजह से जो है वो आपका CPU इससे कोई किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करता है।
इससे डाटा नो डाउट प्राइमरी मेमोरी में या रैम में लोड किया जाता है या लाया जाता है, उसके बाद ही सीपीयू जो है आगे की प्रोसेसिंग कर पाता है। इसके बाद बात करें एएलयू। एएलयू आपके सीपीयू के अंदर एक खास कंपोनेंट होता है जो कि गणितीय और तार्किक गणनाएं, मैथमेटिकल और लॉजिकल, क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कई तरह की गणनाएं होती हैं, चाहे वो जोड़ना हो, गुणा करना हो, भाग लगाना हो, दो चीज़ों की तुलना करनी हो, जो भी हो, बट वो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हैं वो अंजाम हो दिए जाते हैं, या ये कहिए एक तरीके से ब्रेन के जैसे हमारे दिमाग है तभी तो हम क्या करते हैं, गणनाएं कर पाते हैं। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कहाँ है, सीपीयू में। सीपीयू में भी खास कंपोनेंट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो आपका प्रोसेसिंग के दौरान, तो ये आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो एएलयू कंप्यूटर का, सीपीयू का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको अंजाम देता है। तो एग्जीक्यूशंस जो है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होता है कोई भी गणना का, वो अंजाम दिया जाता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणितीय या अंक गणितीय और तार्किक इकाई द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी अंग या जो कंप्यूटर का ब्रेन समाहित है उसका सबसे मेजर पार्ट है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, जैसा मैंने पहले भी कहा, सारा जो है वो ठीक है काम हो रहा है, लेकिन वो काम व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, एक नियंत्रण के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो काम करना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस काम के ऊपर नियंत्रण या मॉनिटरिंग करना भी है। तो पूरी जो कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, मॉनिटरिंग है, वो करते हैं कंट्रोल यूनिट। और ये भी आपके सीपीयू का ही एक हिस्सा, जो आपके कंप्यूटर का ब्रेन है उसी का एक हिस्सा है। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो क्या करती है, मैनेज करती है, कोऑर्डिनेट करती है ऑल द ऑपरेशंस डन बाय ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी इकाइयों, सभी हिस्सों या सभी कंपोनेंट्स के द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न कार्यों को कहीं ना कहीं मैनेज करना, उनको निर्देशित करना, उनमें नियंत्रण स्थापित करना, ये कंट्रोल यूनिट करती है। इसके बाद हम बात करें तो आप देखिए जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, इन दोनों को मिला के, देखिए बीच में क्या लगाया साइन, इक्वल का, इन दोनों को मिला के कहा जाता है सीपीयू। तो सीपीयू जो है, सीपीयू नो डाउट यूँ तो एक हम कंपोनेंट के तौर पे या सिस्टम के एक खास जो है ब्रेन, हम कहते हैं ब्रेन है कंप्यूटर का, लेकिन उसमें भी फर्दर कई हिस्से हैं। जैसे हमारे दिमाग में भी नहीं मानिए, हमारे दिमाग में हम ब्रेन, हमारे सर में ब्रेन है, बट ब्रेन के अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या आपका हाइपोथैलेमस या और भी कई तरह के नाम के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, अपने दिमाग में भी एक मेमोरी होती है। तो वैसे ही हमारे जैसे ब्रेन में अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे ही जो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, उस ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपका दो मेन हिस्से हैं, और वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, नाम ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, और दूसरा कंट्रोल यूनिट या सीयू। तो एएलयू प्लस सीयू, एएलयू और सीयू को मिला के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों को मिला के सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और कई बार इसको प्रोसेसर, सिंपली प्रोसेसर वर्ड ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो प्रोसेसर भी इसी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा सीपीयू, फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो डब्बा नहीं है, वो बॉक्स नहीं है जो आप देखते हैं मॉनिटर के साथ में लगा होता है। वो बड़ा सा काला डब्बा कैबिनेट होता है। और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ एएलयू और सीयू को मिला के कंप्यूटर के ब्रेन की,
उसको सीपीयू कहा जाता है। तो ये एक भ्रामक शब्दावली है, हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम उस काले बड़े डब्बे को सीपीयू बोलते हैं, जो कि सरासर गलत है। उसको कैबिनेट कहा जाना चाहिए और सीपीयू केवल आपके कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर लगे प्रोसेसर को कहा जाना चाहिए, जो एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर आपका एएलयू और सीयू समाहित होता है। तो ये आपका जो है मेन है, कंप्यूटर का आपका ब्रेन है, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स, और यही जिम्मेदार है सभी क्रियाकलापों को या डाटा प्रोसेसिंग के जो अंजाम देने को, फिर सभी को नियंत्रित, सभी भागों को, सभी दूसरे उपकरणों को नियंत्रित करने में सारा जो खेल है वो इसी सीपीयू का है, जो कि मैंने कहा आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। और लास्ट में आखिरी स्लाइड इस लेक्चर की कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक सिस्टम है। सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो या कंपोनेंट कहिए। तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट या पार्ट या एलिमेंट होते हैं, तो हर सिस्टम की खास बात होती है, सिस्टम कोई एक चीज़ से सिस्टम नहीं बनता है। एक सिस्टम में बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट होते हैं, और आपके एक से ज़्यादा जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो आपके होते हैं। दूसरा, वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, उनमें आपस में कोई न कोई अंतर संबंध होता है, कोई न कोई कारण होता है जिस वजह से वो एक साथ होते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो और उनकी एक दूसरे पे निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी होती है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, ये वो काम करेगा, वो काम करेगा, यानी सब मिलजुल के काम करेंगे, और ये जो काम करेगा उसको आगे फिर ये अंजाम देगा। यानी कि एक का किया हुआ काम दूसरे के लिए ज़रूरी होता, फिर दूसरा करेगा, उसको करने के बाद तीसरा करेगा। तो सब मिलजुल के अपना अपना रोल प्ले करते हैं सिस्टम के अंदर, यानी लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, तार्किक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और ख़ास बात तीसरी कि जो सभी के सभी ऑल एलिमेंट जो होते हैं, सारे जो पार्ट्स होते हैं, वो आपका एक सिस्टम गोल या कॉमन गोल, यानी कॉमन सामान्य उद्देश्य कहिए या सभी का कॉमन उद्देश्य या कॉमन गोल कहिए, उसके लिए सभी मिलके काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम के लिए उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स का होना, उनका आपस में अंतर संबंधित होना, एक दूसरे से जुड़े हुए होना, एक दूसरे पर निर्भरता होना, और सभी कहीं ना कहीं एक सामान्य या कॉमन उद्देश्य या गोल के लिए वर्क करते हैं, है ना। तभी वो एक सिस्टम का हिस्सा कहेंगे। अगर सब अपना अपना मकसद लेके काम करेंगे तो फिर सिस्टम कहाँ, है ना। तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई सिस्टम आप देखेंगे तो सभी उसमें एक मकसद के लिए, सभी एक ही मकसद के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। तो यही कंप्यूटर में भी है, चाहे आपकी इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, चाहे आपका सीपीयू है, सीपीयू में चाहे एएलयू है, आपका कंट्रोल यूनिट है, चाहे आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज यूनिट है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य है सबका, वो है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य के लिए आप देखिए कितने अलग अलग कंपोनेंट मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा कंप्यूटर भी एक सिस्टम के जैसे है। तो हमारा कंप्यूटर इज अ सिस्टम एज इट कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप्स कॉल्ड फॉर इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। तो मतलब ये कि हमारा कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स, जिसमें इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू है, उन सब से मिलके बना होता है, जिसमें सभी मिलजुल के काम करते हैं, और सभी एक कॉमन गोल जो है, सभी का एक जो कॉमन जो उद्देश्य है वो होता है डाटा प्रोसेसिंग, या हमारे प्रोग्राम को या हमारी जो एप्लीकेशन है उसको परफॉर्म करना, हमारे कार्य को पूर्ण करना। तो इसलिए कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा जो एक सामान्य कंप्यूटर होता है उसका एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या एक मूलभूत संगठन होता है। उस मूलभूत संगठन में क्या क्या अलग अलग हिस्से होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं और अंततः अपने परिणाम को प्राप्त होते हैं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब आप लेक्चर देखते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके नोट्स जो है वो बनाएं। मैं अपनी तरफ से तो आपको नोट्स दूंगा ही, लेकिन आप भी वीडियो को पॉज करके आगे पीछे रिवाइंड करके नोट्स बनाइए। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको समझे होंगे। फिर भी समझने में या किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली जो है फ़ोन कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है अगर आपके पास नहीं, हालांकि ग्रुप में होगा, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं 9660004060। वापस से बोल रहा हूँ 9660004060। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कभी भी चाहे बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं अपने डाउट के लिए या डिस्कशन के लिए, या किसी प्रकार की कोई क्यूरी है या सवाल है तो आप मेरे को व्हाट्सअप या मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।